आज हम कक्षा द्वादश के हिंदी विषय में गद्य प्रखंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। लेखक जो भी लिखता है या जो भी उसकी रचना होती है, उस रचना में लेखक के चरित्र की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जैसा उसका काव्य या गद्य होगा, उसमें उसके चरित्र की, उसके अध्ययन की, उसकी शैली की, उसकी भाषा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अग्रवाल जी मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में 1904 में पैदा हुए। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा भी मेरठ में हुई। मेरठ में न होकर लखनऊ में हुए। लखनऊ के ही विद्यालयों से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और हिंदी के गूढ़तम अध्ययन से इन्होंने अपने साहित्य को हिंदी भाषा के रूप में पुष्पित पल्लवित फलित किया। इनके जो निबंध हैं उनमें भी गंभीरता दिखाई देती है। इन्हें अपने विषय पर बहुत विश्वास है, क्योंकि ये गहराई से उसका अध्ययन करते थे और गहराई से अध्ययन करने के कारण ही इनके प्रत्येक विषय में गंभीरता दिखाई देती है। इनका कार्य क्षेत्र जो रहा, लखनऊ मथुरा में ये निरीक्षक के पद पर कार्य करते थे और काशी विश्वविद्यालय से संबंधित भारतीय महाविद्यालय में इन्होंने प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में अध्यक्ष पद पर कार्य किया और ये ऐसे गहन अध्ययन से संबंधित रहे कि इनकी भाषा, इनका जितने भी शोध पत्र थे वो सब गंभीरता लिए हुए हैं। अब हम इनके पाठ जो राष्ट्र का स्वरूप दिया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र के स्वरूप के 3 अंग हैं: भूमि, जन और संस्कृति। ये 3 अंग ही राष्ट्र को स्वरूप प्रदान करते हैं। भूमि वो बड़ा तत्व है जिस पर राष्ट्र की आधारशिला होती है। भूमि का बनना, भूमि में अंदर क्या है, भूमि पर क्या है, भूमि हमें देती क्या है, भूमि का हम उपयोग कैसे करें, इस सब का संदर्भ भूमि के अंतर्गत आता है। भूमि ही वो हमारे लिए आधारशिला है कि हम जिस पर रहते हैं। भूमि का जो आकाश है, वातावरण है, वो और उसके अंतरतम को मिलाकर के हमारी भूमि बनती है। भूमि के अंदर जो रत्न भरे हुए हैं, इन रत्नों से इसको हम वसुंधरा भी कहते हैं। जिस भूमि पर, जिस भारत पर, उत्तर भारत में हम रह रहे हैं, यहाँ पर पहले ज़माने में कभी तैथिस सागर हुआ करता था, लेकिन समय के अंतराल से वो धीरे धीरे नदियों द्वारा पाट दिया गया और यहाँ समतल मैदान बन गए और हिमालय जैसा महान पर्वत भी इस भूमि पर निर्मित हुआ। ये भूमि हमें संदेश भी देती है कि हम हमेशा भूमि का उपयोग उस रूप में करें
जिस तरह से घर में सामान रखा होता है, किंतु वो हमेशा, तो यही भूमि हमें रत्नाकर के रूप में प्राप्त है। इसी भूमि पर पर्वत हैं, जो पर्वत हमारी जलवायु को निर्धारित करते हैं। इसी भूमि पर वन हैं जो हमारी जलवायु को निर्धारित करते हैं। इसी भूमि पर खेती है जो हमारे पूरे देश को, राष्ट्र को जो है धन, अन्न प्रदान करती है। इस भूमि पर नदियां बहती हैं जो हमें जल प्राप्त कराती हैं और खेती के लिए सिंचाई देती हैं, बिजली बनाने के लिए पानी देती हैं। ये भूमि हमारे लिए, राष्ट्र के लिए एक माँ का काम करती है। हम इसकी संतान हैं और भूमि हमारी माँ है। इस भूमि के बाद राष्ट्र के स्वरूप में मुख्य तत्व आता है जन। जन अर्थात जनसंख्या। जनसंख्या के बिना कोई राष्ट्र अपना स्वरूप धारण कर ही नहीं सकता। इसलिए जनसंख्या का मुख्य भाग इस राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में होता है। लेकिन जनसंख्या कितनी हो राष्ट्र की उन्नति के लिए, अगर बहुत कम जनसंख्या होगी वह चिंता का विषय होगा, लेकिन अगर बहुत अधिक होगी तो वह भी चिंता का विषय होगा। इसलिए जनसंख्या का निर्धारण भी राष्ट्र के स्वरूप में सही सही होना चाहिए। जनसंख्या जब तक स्वयं विकसित होगी तो राष्ट्र को भी विकसित कर सकेगी। इसीलिए जन का प्रभाव बड़ा अनंत होता है। ये अगर अधिक हो गई तो भयंकर प्रलय का रूप भी धारण कर सकता है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित रूप में होना भी राष्ट्र के स्वरूप में निर्माण में सहायक है। राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा अंग आता है संस्कृति। संस्कृति अर्थात जैसे मानव शरीर में मन मस्तिष्क होता है, इसी तरह से राष्ट्र के स्वरूप में संस्कृति का भी स्थान है। संस्कृति श्रेष्ठ अर्थात सभ्यता। जिस राष्ट्र की सभ्यता अच्छी होगी, जिस राष्ट्र की संस्कृति उत्तम होगी, वह राष्ट्र विकसित होगा। जिन देशों में उच्चतम संस्कृतियां पनपी हैं, वे राष्ट्र आज अच्छी धरोहर के लिए जाने जाते हैं। तो संस्कृति हमारा मन मस्तिष्क है। लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि संस्कृति अगर कम होगी, अच्छी नहीं होगी, बुरी होगी, तो उस राष्ट्र का तो नाम ही नहीं है। या इन्होंने एक शब्द दिया है कबंध। कबंध का अर्थ होता है अगर शरीर से सिर अलग कर दिया जाए तो वो धड़, जिस तरह से कोई काम कर ही नहीं सकता, जिस तरह से वो शरीर का स्वरूप धारण कर ही नहीं सकता, इसी तरह से अगर संस्कृति नहीं होगी किसी राष्ट्र के पास तो उस राष्ट्र का स्वरूप भी शून्य या कबंध की तरह होगा। अतः राष्ट्र के निर्माण में तीनों अंग भूमि, जन और संस्कृति ये बहुत आवश्यक हैं। और जन तो भूमि का पुत्र माना गया है, इसीलिए पुत्रोऽहं माता पृथिव्या ये कहा भी गया है। तो इस समीक्षा में लेखक ने इतना गंभीर विषय चुना है जो लेखक की भाषा शैली और उसके अध्ययन का ज्ञान कराता है। इस पाठ की समीक्षा के साथ ही आपको जो लेखन कार्य मिलेगा उससे अपनी कॉपी का निर्माण करिए और उसमें जो गृह कार्य लिखा हो उसको अन्य यानी दूसरी कॉपी पर बनाएं और शेष कार्य प्रथम कॉपी पर बनाएं और कॉपी के 5 पृष्ठ शुरू के अवश्य खाली छोड़ दें। किसी भी समस्या के लिए फ़ोन द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।